everyone, welcome to Art Behind the Artist with me, Ravina Agavne. On this podcast, we chat with our favorite dancers to get to know about their journeys and get inspired by their stories. We see them every day in the real world when they are in front of the cameras, but on Art Behind the Artist, we get to know who they really are in the real world behind the cameras. आज की जो हमारे गेस्ट है, everyone knows her as रांची की राजकुमारी, and she is known for her high energy, her versatility, and her sassy style. So please welcome Alisha Singh. Thank you. Hi Alisha. Hi. Welcome to Art Behind the Artist. Thank you so much. I'm very excited for this podcast. Me too. I'm very excited. I think आपको मतलब DID से देखते आए हैं, but just एक journey के बारे में जानना, आपको और जानना, आपके training के बारे में जानने के लिए very excited. But yeah, thank you so much. आप एक Sunday afternoon में time दिया, so which is very so thank you for that. एक्चुअली मोस्टली हमारा तो कोई संडे होता नहीं है कभी भी काम शुरू हो जाता है बट फॉर्चुनेटली मैं आज फ्री थी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इसका एक पार्ट बन पाई हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. थैंक यू. यू नो आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो आपको मिलते होंगे बोलते होंगे कि मैम हम आपको DID से देख के आ रहे हैं एंड सेम मैं भी DID से ही फॉलो कर रही हूँ. हाँ, और ये भी बोलते हैं कि जब हम छोटे थे तब देखते थे एंड आई एम लाइक कि मैं भी छोटी थी. Yeah, you were what, 17, 16? Yeah, I was 16 at that time. Yeah. और मैं आई थिंक उससे 3-4 साल छोटी थी, so that's why you don't have to mention. I'm like, but yeah, तब से देख के आ रहे हैं. बट जब ऐसे बोलते हैं तो अभी आपको क्या लगता है, मतलब अभी मैं थक गई DID के बारे में बात करके कि अभी भी वही एक्साइटमेंट आती है? नहीं, एक्चुअली DID एक ऐसी जर्नी थी मेरी जिसके बारे में मैं जितना बोलूँ वो कम है. मतलब उसने एक्चुअली DID ने प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया, एक मेरी पहचान ही बना दी. मतलब मैं बूगी वूगी में भी मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं आई थिंक 2-3 एपिसोड्स जीती भी थी. बट DID के बाद से सब कुछ चेंज हो गया. मतलब पूरी इंडिया मुझे जानती थी और मतलब बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जो वो लर्निंग वाली जर्नी थी जो 3 महीने हम रहे अलग अलग लोगों के साथ और सबसे कुछ ना कुछ सीखा. हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तो बहुत कुछ है. मैं बहुत मिस भी करती हूँ उन दिनों को और लाइक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा और मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला और वो भी उस समय में जबकि बहुत मुश्किल था. कुछ 5 से 10 हज़ार लोग आए थे ऑडिशन के लिए और लाइन में लग के और ऑडिशन क्रैक करना, वो भी एक नहीं डिफरेंट कैटेगरीज थी उसमें भी. तो आई थिंक आई एम द लकीएस्ट. तभी आप रांची में ही रहते थे मेरे ख्याल से. तो रांची में ही हुए थे ऑडिशंस और डिड यू कम टू बॉम्बे फॉर ऑडिशंस? सो बेसिकली मेरा स्टूडियो भी था रांची में. एक्चुअली मैं बचपन से ही सिखा रही हूँ. व्हेन आई वाज इन 7th standard आई स्टार्टेड टीचिंग. या बिकॉज वहाँ पे फीमेल टीचर्स बहुत कम होती थी एंड ऐसा नहीं था कि मुझे सिखाना था बट हुआ ये कि वहाँ पे नया उस समय वेडिंग संगीत का ट्रेंड आया था तब नया एंड देन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ वो अपनी ब्राइड्स को अलाउ नहीं करते थे कि वो मेल से सीखे. सो देन मेरे पापा के फ्रेंड ने बोला कि अलीशा क्यों नहीं सिखाती है, सो मेरी डॉटर की शादी है प्लीज़ उनको बोलो सिखाने. एंड देन वो इतना ज़्यादा वहाँ पे लोगों को पता चला कि ये सिखाती है एंड देन वहाँ से सिखाने की जर्नी शुरू हुई. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके आई हुई थी मेरे डैड के साथ मुंबई और तब हमें कॉल आया कि DID के ऑडिशन हो रहे हैं. तो लकीली मैं मुंबई में थी बट मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मुंबई में ऑलरेडी इतने डांसर्स हैं इतने अच्छे. तो मुझे लगा कि ठीक है नहीं भी हुआ तो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसा होता है ऑडिशन, क्योंकि तब हम सिर्फ इंडियन आइडल में वो देखते थे इतनी भीड़. तो एक वो भी एक्सपीरियंस करना था पर पता नहीं था कि किस्मत ही बदल जाएगी इसके बाद. सो ये थी जर्नी. नाइस. और फिर ड्यूरिंग DID कैसा था आपका जर्नी? मतलब आप आई थिंक यू वर वन ऑफ द यंगेस्ट ऑल्सो. फिर आई एम श्योर काफ़ी सारे स्टाइल्स आपके लिए नए भी हुए होंगे इतने से, क्योंकि आप हर हफ्ते नए स्टाइल्स करते थे. एक्चुअली सब कुछ ही नया था क्योंकि मुझे DID से पहले सिर्फ 3 फॉर्म्स पता थे, एक तो वेस्टर्न, क्लासिकल और सेमी क्लासिकल. पर जब DID में गई और
स्पेशली टेरेंस सर मेरे गुरु थे वहाँ पे, उनकी टीम में थी मैं, तो हमेशा वो लोग कंटेम्प्री, जैज़, बैले सब चीज़ों के बारे में बात करते थे. हम लाइक ये है क्या. देन वो टेरेंस सर हमें कुछ कुछ वीडियोस दिखाने लगे, पर आप देख के नहीं सीख सकते ऐसे इतनी जल्दी. तो लकीली बहुत अच्छे टीचर्स थे हमारे वहाँ पे, एंड देन उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये स्टाइल है. अब मुझे कुछ पता नहीं, कभी पता नहीं कि स्ट्रेचिंग भी करते हैं डांस से पहले. तो धीरे धीरे मैं सब सीख रही थी, पर बहुत डिफ़िकल्ट भी था इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि हमें अब तो खैर बहुत इजी हो चुका है सब कुछ, बट तब एक एक एपिसोड में हमें 3 से 4 परफॉर्मेंस रेडी करने पड़ते थे और हमारे पास 2 से 3 दिन ही होते थे. तो बहुत मुश्किल था. हम सुबह से लेके रात तक, कभी कभी पूरी रात भी प्रैक्टिस करते थे. तो डिफ़िकल्ट था, बट मज़ा भी बहुत आया. कभी ऐसा लगता था कि अरे मतलब ऐसे कुछ इनसिक्योरिटीज़, स्पेशली व्हेन यू आर यंग, तो ऐसा लगता है ना, एक एक्साइटमेंट भी रहती है, बट अरे लगता है कि अरे इनको तो सब पता है, या फिर हम कभी कभी खुद को अंडर एस्टिमेट करते थे. ऐसा कभी हुआ कि यू वर लाइक अ बिंदास? एक्चुअली ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि तब ये थॉट ही नहीं आता था दिमाग में. मतलब हमें बस ये था कि नहीं, बेस्ट करना है, जो भी सीखना है बस सीखते रहते. और मेरा आई थिंक मेरी एक वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ये भी है कि मैं ना, मतलब जो भी हमें सिखाया जाता है मैं पूरी कोशिश में लग जाती हूँ कि ये स्टाइल मुझे एकदम अच्छे से करना है. मतलब किसी तरह से सीखना है तो मैं उसके वीडियोस बहुत देखूँगी, और जो हमारे टीचर हैं उनको पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि वो स्टाइल पूरा कॉपी कर लूँ. तो इसीलिए मतलब अच्छा था वो एक्सपीरियंस कि सब सीखना था. कोई भी दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता था कि नहीं ये इनको सब आता है, मुझे नहीं आता. थिंक इसलिए भी वो मतलब बहुत अच्छी रही मेरी जर्नी, हमेशा अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले. नाइस. एंड आई एम श्योर, मतलब जब जैसे आपने बोला कि बहुत कम टाइम रहता था एंड बहुत सारे एक्ट्स प्रिपेयर करने रहते थे, यू हैव टू लर्न अ कम्प्लीटली न्यू स्टाइल. जब ख़त्म हो जाता है ऐसा कुछ शो, तो सडनली लाइक यू वेक अप वन डे और ऐसा लगता है कि अरे आज मैं क्या करूँ. तो उसे कैसा था DID के बाद? आपको याद है कि अरे अभी तो ख़त्म हो गया, आपको पता था कि अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है, कि शुरू से वापस फैमिली के साथ बैठ के, फ्रेंड्स के साथ बैठ के प्लानिंग शुरू किया कि अब क्या किया जाए? बिल्कुल नहीं. लाइक मैं तो, मेरे साथ ये भी एक्चुअली मुझे बहुत डांट पड़ती है कि तुम प्लानिंग नहीं करती. पर हमेशा से मेरी जर्नी लाइक ऐसी रही है, बिकॉज मैं बहुत अलग फैमिली से बिलोंग करती थी. मेरे डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. वो पता नहीं कैसे सब कुछ अपने आप होता गया. लाइक डांस में आना, हम बचपन से डांस करते थे बिकॉज मेरे डैड को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था. तो घर में वो कैसेट्स वो सब आते रहते थे, फिर हम टीवी देख के करते थे. बट पता नहीं था कि इस तरह से ऑडिशन हो जाएगा और मैं मुंबई आ जाऊंगी. तो जब DID ख़त्म हुआ, आई वॉज़ वेरी इमोशनल, क्योंकि ऑफ कोर्स आप बहुत मिस करते हो कि 3 महीने से आपका एक रूटीन बंधा हुआ है कि हम सुबह जाना है, शाम को आना है, प्रैक्टिस, शूट, एंड देन एक दिन कुछ नहीं है करने के लिए. एंड प्लस मैं बहुत सैड भी थी बिकॉज विनर बनते बनते मैं पीछे रह गई थी, सेकंड आ गई थी. तो वो भी एक लग रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब कैसे ये हो गया. प्लस पता नहीं था कि क्या करना है, तो बस चल रहा था यही सब. देन अज़ी ने बहुत हेल्प किया हमें, हमारे शोज़ होते थे तो लकीली मैं ट्रैवल ही कर रही थी पूरे टाइम उसके बाद भी. बट मेरे डैड ने मुझे ये भी बोल के रखा था कि मैं जस्ट कॉलेज स्टार्ट हुआ था मेरा, एंड देन ही वाज लाइक कि ग्रेजुएट करके ही मैं तुम्हें मुंबई अलाउ करूँगा कि तुम वहाँ रहो. तो मैं वापस चली गई थी, एंड देन वापस कॉलेज और सब स्टार्ट हो गया. तो मैं बहुत मिस करती थी वो टाइम पे. तो क्या पढ़ाई की फिर आपने? मैं कॉमर्स लिया था मैंने, तो मैं कॉमर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया. लास्ट ईयर में ही मुझे फिर D3 ऑफ़र हो गया था. तो जो मेरा लास्ट ईयर था फिर ऐसे अलाउ नहीं कर रहे थे. बहुत रोने धोने के बाद बहुत मैंने ड्रामे किए, तब जाके मुझे अलाउ किया कि ठीक है तुम जा सकती हो. बट मेरे डैड मेरे पूरे सेटल होने तक, सब समझने तक वो मेरे साथ ही थे यहाँ पे. देन माई ब्रदर केम फॉर हिज स्टडीज़. तो वो मुंबई में ही, मेरे वजह से सब मुंबई आ गए. मेरी सिस्टर को भी आना पड़ा, क्योंकि मतलब ऐसे था कि अकेले तो नहीं रह सकती हूँ मैं, बिकॉज मैं रही भी नहीं थी कभी.
तो फिर वैसे ही है, फिर मेरे डैड चले गए पर मेरे भाई बहन थे मेरे साथ यहाँ पे। नाइस। मुझे याद है, मैंने आई डोंट रिमेंबर ये D3 के पहले था कि बाद में था, बट आई हैड अटेंडेड वन ऑफ योर वर्कशॉप और मुझे याद है कि वहाँ पे भी अंकल लाइक योर डैड वाज देयर विद किड। Oh yeah, he was the biggest support. I mean, he was very strict, मतलब beyond strict बोल सकते हैं। सब बोलते भी थे कि उसके डैड, सब डरते भी थे, बट मुझे लगता है कि आई थिंक वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। एक तो बहुत छोटे टाउन से आना और मुंबई जैसे शहर को एक्सप्लोर करना, तो एक वो पेरेंट्स की भी मैं माइंडसेट उनका भी समझ सकती हूँ कि लड़की को लेके। तब तो और अलग थॉट्स होते थे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए या ये सही अपने जो भी काम कर रही है वो सही तरीके से करे या नहीं। पहले लगता था कि यार इतना ज़्यादा क्यों, पर अब मुझे समझ में आता है कि अगर वो डिसिप्लिन लाइफ में नहीं होता तो शायद मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो यहाँ आते हैं देन वो ग्लैमर के दुनिया में खो जाते हैं एंड देन अपने फोकस से बिल्कुल हट जाते हैं। तो वो एक चीज़ मेरे हमेशा साथ रही और आज भी है कि मुझे यही लगता है कि मेरे डैड की एक लाइन वो हमेशा बोलते थे, मुझे याद है कि कभी मत भूलना कि तुम यहाँ आई क्यों थी। तो आई थिंक वो मेरे साथ अभी भी है। आई थिंक इसीलिए शायद हम बस काम ही करते रहे और वो बहुत हेल्प भी किया है। दैट्स सो स्वीट। मतलब इतनी सिंपल लाइन है बट मेक सो मच इम्पैक्ट। बट अभी भी ऐसे आप सोचते हो कुछ डिसीजन लेने के पहले कि अरे पापा होते तो क्या एडवाइस लेते, और वैसे सोचते हो कि नाउ यू थिंक कि बस मुझे नहीं, मैं हर चीज़ में सोचती हूँ क्योंकि हमेशा से मतलब ही वॉज द डिसीजन मेकर। मतलब वो मुझसे ज़रूर पूछते थे कि तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हें लग रहा है, बट एट द एंड वो यही बोलते थे कि आई थिंक ये तुम्हें करना चाहिए या ये मत करो। तो अभी भी क्योंकि मैं वैसे भी बहुत पैम्पर्ड बच्चा थी, स्ट्रिक्ट थे, लेकिन मेरे डैड मुझको लेके बहुत ज़्यादा मतलब इनसिक्योर थे और ध्यान रखते थे मेरा। तो ये अभी भी मुझे लगता है कि आई थिंक वो थे तो काफ़ी कुछ हेल्प होता था मुझे समझने में। अब मैं बहुत बार क्लूलेस हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ, करना चाहिए कि नहीं, बट ठीक है, ये भी लाइफ है, हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। सो आई एम लर्निंग। और अपने D3 की बात की, आई मस्ट से वन ऑफ माई फेवरेट शोज़ मैं इतना देखती थी कॉलेज में, क्योंकि मुझे याद है वीक में वो आता था एंड देन वीकेंड पे इट यूज्ड टू प्ले अगेन पूरा मंडे टू फ्राइडे का। देन आई यूज्ड टू वॉच द होल थिंग अगेन। तो ब्यूटीफुल शो। बट वो कैसा था एक्सपीरियंस? आपको हमेशा से एक्टिंग करनी थी कि जस्ट हैपेंड? नहीं, एक्चुअली एक्टिंग के बारे में मैंने सोचा नहीं था, बट मैंने एक शो किया था बूगी वूगी के बाद, सेम प्रोडक्शन था स्टार प्लस पे, काबूम, एंड वो शो उस समय का सबसे बड़ा शो था। तो लेकिन इतना ज़्यादा वो हाइप्ड हुआ नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ा शो था। एंड देन आई मेट वहाँ पे पलकी मैम जो कि हमारे D3 की क्रिएटिव थे। आई थिंक ये कब था, 2005 और 6 की बात है शायद। तो एंड हम बहुत कनेक्ट हो गए थे एक दूसरे से। हमने मतलब वो मुझे बोलती थी कि पता है मैं बचपन में बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। तो वैसे उन्होंने बोला कि कभी भी अगर मैं कोई शो बनाऊंगी ना, तुम उसका पार्ट ज़रूर होगी। हम लाइक उनको डांस बहुत पसंद था, तो उनका भी ड्रीम था कि एक ऐसा डांस शो बने। और फिर जब 2011 में ये जब प्लानिंग चल रही थी, तब उन्होंने सबसे पहले मुझे कॉल किया था। आई थिंक बाकी कास्ट को कास्ट करने से पहले भी मैं थी। आई थिंक 2010 में ही उन्होंने मुझे कॉल किया था, बट वही थी घर पे प्रॉब्लम कि पहले एजुकेशन ख़त्म करो उसके बाद जाओ। बट जब ये पूरी प्लानिंग हो गई, जब उन्होंने बहुत कन्विंस किया मेरे डैड को, तब जाके मुझे मौका मिला यहाँ आने का। और वो भी बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सब नए लोग, एक्टिंग करना। उससे पहले हमारी वर्कशॉप हुई, क्योंकि हम सब मतलब अब मैं देखती हूँ मुझे लगता है मैं क्या कर रही थी, ये क्या एक्टिंग है। सब न्यू कमर थे, सबके लिए पहला एक्सपीरियंस था, बट ऑडियंस को इतना पसंद आया कि आज तक हमारे वो फ़ैन एडिट्स बनाते हैं लोग। Yes. तो वो भी एक बहुत अच्छी बात थी कि चलो ये भी नया था, लेकिन बहुत अच्छा लोगों ने बहुत पसंद किया। नाइस।
और उसके बाद फिर लगा कि अरे वापस एक्टिंग करनी है, कि यू वर लाइक कि नहीं मुझे डांस में ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है? एक्चुअली जब आप एक बार एक्टिंग कर लेते हो ना तो आपको लगता है कि अरे हम तो अब कर सकते हैं। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स विनती और बाकी के फ्रेंड्स लोग, हम लोग जाते थे ऑडिशंस के लिए। तो मुझे याद है मेरा लास्ट ऑडिशन था वो, मैं एक कोई क्रीम या मॉइस्चराइज़र का ऐड के लिए ऑडिशन के लिए गई थी। एंड देन आई सॉ दे एक्सप्लेनिंग कि हाथ में लगा के समथिंग कुछ उन्होंने एक्सप्लेन, और मैं हंसने लग गई कि ये क्या है यार, इससे बहुत अच्छा है डांस। क्योंकि रोज़ आप ऑडिशन के लिए जाओ, मैंने बोला कि डांस और कोरियोग्राफी मेरे लिए ऐसी है कि मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। मुझे लगता है कि मैं गाने सुनती हूँ, लिरिक्स सुनती हूँ, फील करती हूँ और वो नेचुरली आता है। देन हम लाइक फिर मेरे डैड से ही मैंने बोला कि आई थिंक मैं डांस को ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करूँगी, एक्टिंग अभी साइड में, अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो देखते हैं। देन लकीली वैभवी मैम ने मुझे बुलाया फॉर धूम 3 पहली बार असिस्ट करने के लिए। तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज़ मुझे कटरीना मैम को सिखाना था 22 डेज़ के लिए। तो वहाँ से मतलब कोरियोग्राफी की जर्नी स्टार्ट हुई। तो वहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया कि यार ऐसा मतलब ये काम तो बहुत मज़ा आ रहा है करने में। तो फिर वो मैंने स्टार्ट कर दिया कोरियोग्राफी वहाँ से। नाइस। तो जब आप एक डांस स्टाइल सीखते हैं तो यू लर्न अबाउट द स्टाइल, उसका उसके कॉस्ट्यूम्स कैसे होते हैं, उसका म्यूजिकलिटी क्या होता है, वगैरह वगैरह। बट जब आप कोरियोग्राफी करते हो एक सॉन्ग के लिए, जैसे आपने बोला आप वैभवी मैम को असिस्ट कर रहे थे, सो आई एम श्योर इट्स अ डिफरेंट स्किल कोरियोग्राफिंग फॉर yes. मूवीज एंड फॉर सॉन्ग्स। तो वो जर्नी कैसी थी, मतलब आपको क्या क्या नया सीखना पड़ा, कैसे सीखा आपने वो सब कुछ? तो मतलब वहाँ पे बहुत कुछ नया था क्योंकि एक फ़िल्म के लिए या एक बड़े गाने के लिए मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था। इतने लाइक उनके महीनों महीनों तक रेफरेंसिंग चलती है कि लाइक कॉस्ट्यूम से लेके बैकग्राउंड से लेके एक एक प्रॉप से लेके हर एक चीज़, मतलब सबको लगता है कोरियोग्राफर का काम है सिर्फ डांस सिखाना, नहीं। कोरियोग्राफर और जो डायरेक्टर है, स्पेशली जो कोरियोग्राफर ही डायरेक्टर होते हैं गाने के, तो उनको हर एक चीज़ पे वर्क करना पड़ता है कि बैकग्राउंड डांसर्स के कॉस्ट्यूम कैसे होंगे या बैकड्रॉप कैसा होना चाहिए, इस गाने की फील ऐसी है तो इस तरह का पिक्चराइजेशन होना चाहिए, से लेके एवरी स्मॉल थिंग, ज्वेलरी टू एक्सेसरीज टू प्रॉप्स, लाइक सब कुछ। तो वो मुझे वहाँ से पता चला कि ओ वाओ इतना कुछ करना है, कैमरा एंगल्स, लाइटिंग, मतलब सब कुछ आपको सब आना चाहिए। तो फिर वो भी लगा कि यार अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है। मतलब हमें लगता है कि ओ हमने ये डांस शो कर लिया या हम ये कर रहे हैं, इनफैक्ट अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया। तब मैं लोगों में वो देखती थी कि वो सीखने का जो बोलते हैं ना जज्बा कि ये सीखना है, सब सीखना है, वैसे अब तो मैं देखती हूँ कि अगर आपकी एक रील वायरल हो गई तो सब लोग खुद को समझते हैं कि ओ आई थिंक वी आर द बेस्ट। बट ऐसा नहीं है, जितना सीखो उतना कम है, सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। नाइस नाइस। तो उसके बाद फिर आप उनको असिस्ट कर रहे थे, एक तो योर फर्स्ट प्रोजेक्ट असिस्टिंग वाज कटरीना के लिए। तो वो कैसा था आपके लिए? ओवरवेलमिंग था, इजी था, कैसा था वो आपके लिए? ऑफ कोर्स ओवरवेलमिंग था। जब पहली बार पता चला तो वो तो पूरी रात मैं सो नहीं पाई कि नेक्स्ट डे मुझे कटरीना से मिलना है। तो वो एक अलग ही फीलिंग थी। एंड देन वो जो 22 डेज़ थे उनको सिखाने का, मतलब डर भी पहले लग रहा था कि यार मतलब कुछ गड़बड़ ना कर दूँ, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस है। प्लस जैसे आप सुनते हो ना न्यूज़पेपर में या कहीं से कि ये एक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है या रूड है, तो वो डर भी था कि कैसा होगा। बट बहुत मज़ा आया, बहुत मतलब वो बहुत अच्छी है, बहुत हार्ड वर्किंग है, तो बहुत अच्छी जर्नी रही। वो सीखती थी, समझती थी सब कुछ। एंड देन मुझे याद है हम जब हमारी रिहर्सल की ब्रेक होती थी, हम साइड में सब बैठ के अपना लंच खाते थे। एंड देन शी यूज़ टू सिट थोड़ा अलग से, और कभी कभी जैसे हम कोई बातें कर रहे होते थे तो वो सुनती थी। एंड देन शी यूज़ टू की लाइक ओ अच्छा तुम लोग ये बात कर रहे हो। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। देन सेट पे बहुत अलग एक्सपीरियंस था कि इतना बड़ा सेट लगा था, अलग अलग मतलब सब कुछ सेटअप बहुत अलग अलग थे। तो एक उसमें एक सेटअप था जिसमें कि पूरे ग्लास हमने यूज़ किया था। वो भी मतलब वो सब भी सीखना कि वो ऐसा भी होता है। प्लस
सेटअप कैसा है, उसके हिसाब से कैमरा एंगल क्या होना चाहिए, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, फिर फ्रेम्स और सब कुछ, मतलब बहुत कुछ उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा ऐसे शूट ऐसे होता है. तो इट वाज लाइक अमेजिंग. और अभी तो आपने इतने सारे हिट सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी की है, विच वाज लाइक द मोस्ट फन एक्सपीरियंस फॉर यू, कि ये करते वक्त या फिर ये एक्टर के साथ काम करते वक्त आपको बहुत मज़ा आया? मज़ा तो एक्चुअली सबके साथ ही आता है. शूट की बात करो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है. हर गाने के साथ आपको एक अलग मतलब फीलिंग होती है कि अच्छा ये गाने में ऐसा है. बट आई लव श्रद्धा कपूर. मतलब श्रद्धा एंड टाइगर, मतलब हमने जब बागी शूट किया था, शी इज़ लाइक शी इज़ फन. एंड शी इज़ अ ग्रेट डांसर टू. या शी इज़ अमेजिंग. मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहे हो. शी इज़ द मोस्ट हम्बल, और ऐसा लगेगा कि आप किसी फ्रेंड को सिखा रहे हो. एंड वो ना एक एक चीज़ देखती है. मतलब एक एक्सपीरियंस मुझे याद है कि मैं एक साउथ का गाना कर रही थी. आई वॉज असिस्टिंग राजू सुंदरम सर. साहो फिल्म का सॉन्ग है वो, साइको, सैया साइको. यस. तो उसमें कुछ एक्सप्रेशंस करने थे एंड मैं उनको बता रही थी कि, और मैं करके दिखा रही थी. वो काफ़ी टाइम से देख रही थी एंड शी इज़ लाइक, अलीशा यू नो तुम्हें ना अपने एक्सप्रेशंस के ना एक बुक बनाने चाहिए क्योंकि तुम इतना अच्छे से बताती हो, इतने अच्छे से सिखाती हो. एंड देन आई एम लाइक, मेरे लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था ये कि कोई आर्टिस्ट मुझे ये बोल रहा है. एंड आई एम लाइक यार ये कितनी अमेजिंग है. मतलब हम बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, सिखाते हैं, बट कोई इतना नोटिस नहीं करता इतनी छोटी छोटी चीज़ें कि, या ऐसे इस तरह से नहीं बोलता. बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो आपको इतना देखते हैं, इतने अच्छे से समझते हैं. एंड लाइक वो उनमें से एक है कि सब लाइक देखती है, वो समझती है. So yeah, she is the best, I think. And I know you are also like very passionate जब आप डांस करते हो. तो गलती से किसी को डांटा है आपने कि, या फिर ऐसे हुआ कि टेम्पर लूज हो गया? एक्चुअली मैं नहीं बताऊंगी, मेरे फ्रेंड्स इस पे भी बहुत तो मैं थोड़ी हाइपर हूँ इन मामलों में. एंड देन आई यूज्ड टू असिस्ट अहमद खान. तो सर हमेशा बोलते थे कि मतलब हम भी अपना काम कर रहे हैं और सेलिब्रिटीज़ भी अपना काम कर रहे हो, तो कभी ऐसे डर के या ये स्टेप चेंज करो ऐसे मत करना. तो वो चीज़ मेरे अंदर रह गई थी कि नहीं, मुझे मतलब ये अगर स्टेप है तो मैं यही करूँगी, मैं चेंज नहीं, मैं उनको प्रैक्टिस कराऊँगी. तो कई बार ऐसे होता था ना कि करते करते हम लाइक, क्या कर रहे हो आप ठीक से कर नहीं रहे. एंड देन मेरे जो कॉलीग्स और फ्रेंड्स हैं, राहुल शेट्टी एंड प्रिंस, हम सब साथ में ही काम करते थे. लाइक पागल है क्या तू, वो सेलिब्रिटीज़ है उनको ऐसे मत बोलो. लाइक क्या है यार, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मेरा काम है उनको सिखाना. तो ये चीज़ बहुत बार हुई है. मैं नाम नहीं लूँगी सेलेब्स का, बट ऐसे मैंने कई बार ऐसे गलती से डांट दिया. बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, पर वो मुझे बाद में बोलते थे कि तूने पता है उस टाइम पे उसको ऐसे डांट दिया था. तो ऐसे बहुत फन एक्सपीरियंसेस है. बट किसी ने उल्टा आपको कुछ नहीं बोला कि अरे आपने ऐसे? नेवर कभी ऐसे लाइक अभी तक तो टचवुड ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है कि सब. एक्चुअली आई थिंक मेरी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि सबको मज़ा ही आता है. और अभी कोरियोग्राफीज़ की बात करें, वन थिंग जो इंडस्ट्री में बहुत डिस्कस होती है आजकल स्पेशली, कि क्रेडिट्स देना. काफ़ी टाइम तक कोरियोग्राफर्स को क्रेडिट्स ही नहीं मिलते थे. मतलब अगर हम पूरे क्रेडिट लिस्ट भी देखते थे, यू वुड नेवर सी द कोरियोग्राफर्स नेम इन द ओल्ड मूवीज. अभी भी बहुत बार ऐसा होता है अंटिल वेरी रिसेंटली. तो आपके साथ कभी हुआ ऐसे कि अरे मेरा नाम नहीं डाला गया, मैंने इस पे ये मूवी पे काम किया है, और डिड यू फील बैड अबाउट इट, या किसी आपके क्लोज फ्रेंड के साथ ऐसे कभी हुआ है? मेरे साथ तो एक्चुअली नहीं हुआ, पर मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा होता है. मतलब अभी तक मैंने इंडिविजुअली कोई बहुत बड़ी फिल्म की नहीं है. आई यूज्ड टू असिस्ट. अब मैं म्यूज़िक वीडियोस करती हूँ एंड देन मतलब वो मुझे क्रेडिट मिला है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बट हाँ मैंने ऐसे सुना है कि नहीं करते, क्योंकि पहले लोग इतना कोरियोग्राफर को इतना मतलब प्रायोरिटी ही नहीं देते थे, कि उनको लगता था हाँ बस इनका काम है, ठीक है. कितने टेक्नीशियंस होते हैं फिल्म में जिनकी वजह से
एक पूरी आपको पूरा क्रू फिल्म को बनाता है, कोई एक नहीं बना सकता। तो कितने लोग हैं जिनको क्रेडिट्स नहीं मिलता है, बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं। मतलब पहले तो ऐसा होता था सिर्फ सिंगर्स और म्यूजिशियंस के नाम आते थे यूट्यूब क्रेडिट पे भी आप देखो तो। पहले तो जो वीडियो क्रेडिट्स है वो आता ही नहीं था। तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत मतलब बुरी चीज़ है। जिनकी मेहनत है उनको क्रेडिट मिलना ही चाहिए। और आई होप कि अब चीज़ें बहुत चेंज हो भी रही हैं। और आई थिंक अब चेंज होगा ये चीज़ अब, क्योंकि डांस को भी लोग लाइक एवरी सेकंड पर्सन इज़ डांसिंग ऑन सोशल मीडिया। तो आई थिंक अब लोग इस चीज़ को सीरियसली लेने लग गए हैं। यू जस्ट सेड कि एवरी सेकंड पर्सन ऑन सोशल मीडिया इज डांसिंग, एंड ऑफ कोर्स वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बन गया है, बड़ा मार्केटिंग चैनल बन गया है, मूवी के लिए हो गया, सॉन्ग के लिए हो गया। ऐसे होता है कि मतलब व्हेन यू आर कोरियोग्राफिंग अ सॉन्ग, आप सिर्फ सोचते हो कि ये सॉन्ग में क्या अच्छा आ जाएगा, कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि अरे ये ट्रेंड हो सकता है? या मतलब एक्चुअली मुझे बहुत इरिटेशन होती है, क्योंकि हर मीटिंग में अब यही फर्स्ट उनका जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट इसी से होता है, वी नीड अ हुक स्टेप, रील हुक स्टेप। आई एम लाइक व्हाट इज़ रील हुक स्टेप? देयर इज़ नथिंग कॉल्ड रील हुक स्टेप। वो आपका डांस या जो आपकी स्टेप्स है वो वायरल होती है बिकॉज जो एक्टर या जो भी परफॉर्मर है वो उतने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है जो कि ऑडियंस को पसंद आता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा फॉर्म है रील हुक स्टेप जो आप डालते हो या आप करते हो, ऐसा कुछ है नहीं। लाइक शुरू से ही लाइक मेरा पिया घर आया और चोली के पीछे और एनी सॉन्ग, उनको क्या पता था कि कौन सा हुक स्टेप, बट वो फेमस थे, वो गाने आइकॉनिक थे। अब कोई गाने इतने आइकॉनिक नहीं होते क्योंकि सब सेम लगते हैं, सब उसी थॉट से शूट करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता ये, मतलब सोशल मीडिया बहुत तरह से हेल्प भी कर रहा है बट बहुत चीज़ों से लाइक प्रॉब्लमेटिक भी हो गया है क्योंकि हम इतना क्रिएटिव सोच नहीं पाते। मतलब पहले ऐसे होता था कि गाने को सुन के समझ के और जो अंदर से वो निकलता था वो हम कोरियोग्राफी में अपना डालते थे। अब क्या होता है, एक थॉट के साथ हम काम करते हैं कि ओ अब इसको रील हुक स्टेप कैसे वायरल डालें हुक स्टेप, एंड देन इट्स वेरी वियर्ड दैट हम डांसर्स हैं बट जो क्रिएटिव टीम में जो नॉन डांसर्स है वो बताते कि ना ऐसा हुक स्टेप होना चाहिए। यू नो जैसे कि अब्रॉड की जो परफॉर्मेंस है उनके रील्स लाके हमें रेफरेंस दिखाए जाते कि ऐसा स्टेप करो, बट गाना आपका कुछ और है, गाना बिल्कुल अलग है, तो मैं इस स्टेप को इसमें मर्ज कैसे करूँ? तो और फिर कोरियोग्राफर का फिर जरूरत भी क्या है अगर वही करना है करेक्ट, जब आपको तो फिर आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लो। तो बहुत फनी भी है, बहुत वियर्ड भी है, बट व्हाट टू डू। नो आई अग्री, पुराने जमाने में भी अब सिंपल सा अनिल कपूर का भी एक स्टेप लो, इट वाज समथिंग जो नेचुरली उनको आया, बिकॉज वो नेचुरली उनका स्टाइल है। संजय दत्त का अपना स्टाइल है, माधुरी दीक्षित का एक अलग स्टाइल है, तो वो अपने इनपुट अपना परफॉर्मेंस डालते थे। तब ऐसा नहीं था कि इनको ये करना है। अब आप किसी को भी देखो, कोई ट्रेनिंग पे ध्यान देता नहीं है, सबको बस रील्स बनाने हैं, रील्स के। इनफैक्ट अभी मुझे ही रियलाइज़ हुआ कि लास्ट ईयर से आई वॉज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया बट दिस ईयर आई स्टॉप्ड। मतलब मैं ऑफकोर्स करती हूँ बिकॉज उससे भी अर्निंग हो रही है, लेकिन मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि हम बस यही करने में लगे हैं क्योंकि आपकी पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है ना, जो आप 1-2 घंटे प्रैक्टिस करते थे, अब लगता है कि एक हुक स्टेप ही तो करना है, थोड़ा सा किया, कट्स एडिट एंड देन यू आर डन। आई नो 10 इफेक्ट्स डाल दिए तो वो और इम्पैक्टफुल हाँ। और वो ही सबको मैटर करता है कि आप कितना अच्छा दिख रहे हो, या अब तो कुछ भी फेमस है। सो बट आप खुद को लाइक टू कीप योर सेल्फ ट्रेंड अभी भी आप कुछ करते हो? लाइक डू यू ऐसा कुछ लाइक मतलब बैले क्लास ले लिया या फिर जो भी स्टाइल्स आपको पसंद है, यू कंटिन्यू टू ट्रेन योरसेल्फ? यस, व्हेनेवर आई गेट टाइम। लाइक रिसेंटली आई स्टार्टेड लर्निंग कथक क्योंकि मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है कभी किसी एक फॉर्म में। मतलब जैसे आई यूज्ड टू डू रियलिटी शोज, तो उसमें कुछ सीखने को मिल गया, एंड देन कुछ ऐसे ही सीख रहे हैं पर आपका कोई एक बेसिक फॉर्म नहीं, आपने ट्रेनिंग नहीं की है। तो अब मैं ट्राई करती हूँ कि जितना जहाँ से सीख सकूँ, बट अब ऐसा है कि आप काम में भी बहुत बिजी होते हो तो वो आप कंटिन्यूअस कंप्लीट नहीं कर सकते। एंड हमारे काम में है कि ट्रैवल भी बहुत है,
तो फिर मिस हो जाते हैं क्लासेस। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि किसी का वर्कशॉप कर लूँ, अगर कोई डांसर मुझे बहुत पसंद है उनका वर्कशॉप कर लूँ, तो ऐसे Yeah. मैं करती रहती हूँ। दिस वर्कशॉप कल्चर इज़ ऑल्सो वेरी न्यू ना, क्योंकि जब Yeah. मैं छोटी थी तो तुम सीधा 2 महीने का 3 महीने का एडमिशन लेते हो, तुमको Correct. जाना है मंडे फ्राइडे या जो भी तुम्हारे डेज है, तुम वो कोरियोग्राफी का खाली 10 सेकेंड सीख के आते हो, पर तुम पूरा हफ्ता वही प्रैक्टिस करते हो, वही ड्रिल Correct. डाउन करते हो, तो वो भी चेंज हुआ है अभी हाँ, बहुत ज़्यादा। काफ़ी। इनफैक्ट मुझे याद है जब हम वर्कशॉप लेते थे तो तब किसी को पता नहीं होता था क्या सिखाने वाले हैं, वो Right. सरप्राइज होता था, वो Right. सीखते थे। बट अब लोग आते ही इसलिए हैं क्योंकि वो वीडियो देखते हैं, देन दे लर्न द कोरियोग्राफी, फिर आते हैं एंड देन उनको बस रील बनाना Oh होता my है। God, वो सीख के आते हैं? वो सीख के आते हैं। मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने ये बताया कि सब कोरियोग्राफी ऑलरेडी क्योंकि आपने पोस्ट कर दिया है तो वो सीख लेते हैं देख देख के, एंड देन दे कम एंड देन दे लाइक कि हमें रील बनाना है आपके साथ, और रील वो डाल देते कि। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वाज टेलिंग मी कि क्लास में जैसे वो बोलते कि सर आप रिएक्ट करना पीछे और हम परफॉर्म करेंगे, एंड देन अगर कोई ऐसे ओ वाव या स्माइल उसने कर दिया तो दे आर लाइक सर आपने हमें हमारा मोमेंट दे दिया, रील मोमेंट। तो अब इतने थॉट्स के साथ लोग आते हैं, किसी को भी सीखने से मतलब नहीं है, सबको बस यही है कि हमें बस फेमस होना है। बहुत हाँ वही है। और मतलब इवन विद दिस पॉडकास्ट द गोल इज़ कि उसका अलग मज़ा है, नो डाउट, बट जो सच में बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं टू ट्रेन देमसेल्व्स एंड टू एक्चुअली लर्न द आर्ट, उनका लोगों को तक अवेयरनेस पहुंचे कि एक्चुअली कितनी मेहनत लगती है सीखने में। यू नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एक 10 सेकेंड्स का 30 सेकेंड्स का वीडियो शूट कर दिया और डाल दिया इंस्टाग्राम पे। Yes. बहुत मेहनत जाती है, सालों लग जाते हैं एक स्टाइल सीखने के लिए। करेक्ट, यस यस डेफिनेटली। पर यही है कि मतलब आई थिंक कहते हैं ना कि चेंज आते रहता है, तो आई थिंक अभी ये चल रहा है, मे बी फिर से वो अवेयरनेस आ जाए कि हमें सीखना चाहिए, क्योंकि ये फेम जो है ये थोड़े दिन का फेम है। एट द एंड आपको आप कितने पैशनेट कितने ट्रेंड हो वो ही काम आता है, वो आपके साथ साथ लाइफ टाइम चलेगा। ये एक रील आपकी वायरल हुई, पता नहीं दूसरी होगी भी कि नहीं। सो यही है। सॉन्ग्स तो आपने बहुत सारे कोरियोग्राफ किए, बट रिसेंटली आप वर्ल्ड कप फाइनल्स का जो सेरेमनी था वो भी कोरियोग्राफ किया आपने, विच वाज अ ग्रैंड सेरेमनी एंड ऑफ कोर्स फॉर द होल कंट्री इट वाज अ बिग डे। वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? दैट वाज मैजिकल। मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था वो। मैं एक तो मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा था कि कैसे ये मैं कर रही हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे से भी पुराने बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं जो करते हैं। ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। पहले तो मुझे यही बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला है मुझे, प्लस इंडिया पाकिस्तान मैच, प्लस इट्स IPL एंड वर्ल्ड कप। सो सब कुछ बहुत अलग था। एंड आई रिमेंबर कि हम बैक स्टेज थे एंड देन उनका वो जो नेशनल एंथम स्टार्ट हुआ एंड पूरा स्टेडियम नेशनल एंथम गा रहा था, हम भी खड़े होके गा रहे थे एंड गूज़बम्स थे कि यार ये क्या अलग मतलब एक्सपीरियंस। एंड देन स्टेडियम पे जब हम गए एवरीवन वाज चियरिंग एंड उसके पहले जो टेक्निकल था तब हम देख रहे थे कि सारे क्रिकेटर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और बिलीव नहीं हो रहा था। एंड देन आई वाज थिंकिंग कि बिकॉज माई फादर माई ब्रदर एवरीवन इज़ अ क्रिकेट लवर, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं देखते आ रहे हैं, तो मेरे को यही था कि आई विश वो देख पाते मेरे डैड की ये मैं कर रही हूँ। तो वो भी एक चल रहा था। बट आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा टाइम ही चलता है, आपके उतार चढ़ाव चलते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन मेरे को यही लगता है कि जितना मिला है वो बहुत सब कुछ बहुत अच्छा रहा है मेरे साथ। एंड आई थिंक मेहनत एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी ज़ाया नहीं जाती। कभी आप बहुत अच्छे लेवल पे होंगे, कभी थोड़े कम लेवल पे होंगे, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो फिर आप कभी फेल नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ आपको भगवान देता रहेगा। आई फील आई एम ब्लेस्ड। नाइस, बहुत ही स्वीट बात की। एंड यू आर राइट, लाइक मेहनत करते रहो एंड जब आना है तब आएगा वो। यू नो, किसी के लिए इट कैन कम इन अ ईयर, किसी के लिए इट कैन टेक लॉन्गर टाइम। बट आपको मैच देखने मिला उस दिन कि यू वर सो ऑक्यूपाइड विद? नो आई वाज वाचिंग। मतलब हम तो स्टेडियम में बैठ के देख रहे थे, बट ऑफ कोर्स मेरी टीम परफॉर्म भी करने वाली थी तो वो भी देखना था। तो आई वाज लाइक रनिंग हियर एंड देयर, बट सब कुछ अच्छे से हो गया। जो भी टाइम मिला उसमें मैच भी एक्सपीरियंस कर लिया और परफॉर्मेंस भी हो गए।
आपने आपके फैमिली की बात की, लाइक योर डैड, योर ब्रदर, योर सिस्टर, और मैंने भी जितना आपके इंटरव्यूज़ देखे पहले भी कि योर सिस्टर हैज़ ऑल्सो लाइक उन्होंने भी उनको भी डांस करना था, एंड देन Yes. उनका ड्रीम उन्होंने होल्ड पे रखा था, बट नाउ आई थिंक शी इज डांसिंग. yeah. तो कैसे लगता है जब आप उनको भी अभी डांस करते वक्त देखते हो, दोनों बहनें जब डांस कर रहे, तो हाउ डू यू फील? तो लाइक ऑफ कोर्स फैमिली का एक बहुत सपोर्ट होता है लाइफ Right. में. मतलब कई बार मैंने ऐसे सुना है कि मुझे ये करना है बट फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही. लेकिन मेरे साथ ये था कि मेरी पूरी फैमिली ही लग गई थी कि इसको आगे बढ़ाना है. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है ना, आई एम ग्रेटफुल. बट अभी लाइक वो हम मेरे साथ रहते थे. इनफैक्ट जब मेरे डैड चले गए थे तो मेरी सिस्टर ही थी मेरे साथ. Right. कहीं भी जाना आना है या कुछ भी काम करना है तो she was helping me, and I'm thankful to her. And now we have like 2 studios in Ranchi, and she's Yes. handling everything. मतलब अकेले वो सब कुछ मैनेज कर रही है, and she is doing amazing in her life. तो बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के कि जो भी sacrifices जो भी फैमिली ने किए सब कुछ अच्छे से चल रहा है. Not only my dad or my sister, my mom, my brother, everyone was so supportive. In fact अभी भी मैं यहाँ अपने भाई के साथ ही रहती हूँ. अच्छा. और मुझे याद है कि कई बार ऐसे होता है कि आप लाइक एवरी डे और शूटिंग और रिहर्सल, तो मैं बहुत बिजी होती थी. एंड आई एम लाइक मेरे भाई को ही मैं बोलती थी कि यार प्लीज़ मेरा ये काम कर दे, मेरा वो कर दे. एंड ही वॉज डूइंग एवरीथिंग. तो ऐसा नहीं है कि एक ने, लाइक पूरी फैमिली ने ही मिलके मुझे बहुत सपोर्ट किया है. इनफैक्ट अभी भी करते हैं. तो बोलते हैं ना कि पूरी मतलब बहुत एक अच्छा सपोर्ट, एक सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हुआ है. मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि व्हेन आई एम लाइक कुछ है नहीं, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं. लाइक दिस ईयर वाज वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज मार्केट वॉज डाउन, इतने अब गाने नहीं बनते, बहुत चीज़ें. तो मैं जब डिस्कस करती हूँ मेरी फैमिली से कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग, मतलब अभी यहाँ इतना कम हो गया है काम. एंड तब वो मुझे यही बोलते हैं कि यार हम हैं ना, तुझे क्या टेंशन है, मतलब हम सब साथ में कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं भी हुआ तो हम करेंगे मिलके, हम ये प्लान करेंगे वो प्लान करेंगे. तो इस हिसाब से आई फील आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. एंड इट्स रियली वेरी लकी कि मतलब इंडिया में अभी थिंग्स आर चेंजिंग, बट ये फील्ड में होके भी योर एंटायर फैमिली सपोर्टिंग यू सो मच. बट ऐसे जब फेलियर तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, बट कभी कभी खुद के दिमाग में हम एग्जैजरेट करते हैं चीज़ें, अगर हमें जो चाहिए वो नहीं मिला, हमें लगता है कि फेलियर है ये. बट ऐसे जो आपने बोला उतार चढ़ा होते रहते हैं. तो हाउ डू यू डील विद दैट? आप क्या करते हो वो टाइम पे कि इफ़ यू फीलिंग लो या इफ़ यू फील कि यार मुझे नहीं पता मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, तो ऐसे हुआ है आपके साथ? और फिर क्या कर हमेशा होता है. लाइक एक प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ एंड देन यू डोंट नो व्हाट इज़ कमिंग और इवन कमिंग और नॉट. तो मतलब यही है कि आपको मतलब हमेशा डर में तो हैं हम कि क्या आगे होने वाला है या नहीं होने वाला है. और बहुत बार ऐसा होता भी है. एंड मेरे साथ तो ऐसा है कि व्हेन आई एम नॉट वर्किंग आई एम लाइक आई फील वेरी स्ट्रेस्ड, और ऐसे लगता है कि ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आया तो क्या होगा, मतलब क्या करने वाली हूँ मैं. तो मैं तो मतलब बहुत अपसेट हो जाती हूँ. एंड मैं थोड़ा अपने आप को मतलब अलग कर लूँगी, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी. तो मेरे साथ ऐसा होता है. एंड आई फील जो हमारे फील्ड में है ना, एक्चुअली ये सबके साथ होता है. इवन मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है, व्हेन दे आर नॉट वर्किंग तो वो स्ट्रेस लेवल है वो कहीं और. बट मुझे यही लगता है कि हाथ पैर मारते रहना चाहिए, काम मतलब मेहनत करते रहो. कई बार हम ऐसे ही बैठ जाते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, करते रहो, कुछ ना कुछ होगा ही. अगर आप में वो मेहनत करने वाली जो बोलते हैं ना वो इच्छा है तो आप कुछ भी कर लोगे. आपको प्रॉब्लम तब हो सकती है जब आपको कुछ नहीं आता, या आप लेज़ी हो, या आपको मन नहीं करता कुछ करने का. लेकिन जब आपके दिल में है कि मुझे कुछ करना है और आप उतना हार्डवर्क कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आ जाएगा. बट ये इंडस्ट्री ही ऐसी है कि आप ये कोई फिक्स्ड जॉब नहीं है. आज एक प्रोजेक्ट है तो कल नहीं भी है. तो उतनी प्लानिंग और उतने समझ से या दिमाग से आपको काम करना पड़ेगा. जैसे मेरी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस मैं बताती हूँ, मतलब मैं कभी सेविंग्स नहीं करती थी. हम लाइक कि ज़िंदगी एक है, मतलब बिकॉज हम लोग बचपन से ही
लाइक हम मिडिल क्लास से हैं तो उतना वो देखा नहीं है, बहुत लिमिटेड चीज़ों से सर्वाइव किया है, तो अब ऐसे लगता है कि अच्छा आप कमा रहे हैं तो उड़ाओ. बट पिछले कुछ साल आफ्टर माय डैड मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, क्योंकि पहले तो वो सब कुछ हैंडल करते थे तो मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता था. बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब ये चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो उसी हिसाब से चलो. एंड अब तो जो जनरेशन आ रही है वो काफ़ी मैच्योर है. तब हम इतने मैच्योर नहीं थे, हमें मैच्योर होने में काफ़ी टाइम लग गया. सो या दिमाग से चलो थोड़ा तो सब इजी हो जाएगा. वाह. और अपने आपके फ्रेंड्स के बारे में जस्ट मेंशन किया, बट मैं सुबह एक फ्रेंड से बात कर रही थी एंड ही इज़ ऑल्सो अ डांसर. वो बता रहे थे कि उनके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं वो एक्चुअली दे आर नॉट फ्रॉम द डांस फील्ड. वो उसके जो स्कूल फ्रेंड्स हैं तो समवन इज़ अ CA, कोई लॉयर है, कोई ये है वो है, ज़्यादा डांस फ्रेंड्स हैं नहीं उनके. एंड दैट हेल्प्स हिम, क्योंकि फिर वो बोला कि मुझे बाकी फिर वही एक दुनिया बन जाती है. एक तो वो हो जाता है तुम्हें बाकी दुनिया की कुछ अवेयरनेस ही नहीं रहता, क्योंकि कुछ और टॉपिक भी नहीं निकलते, या फिर वो थोड़ा एक कंपेटिटिव भी हो जाता है कभी कभी. और यू जस्ट फील कहीं ना कहीं कि अरे इसको ये प्रोजेक्ट मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, या तुम्हें भी नहीं लगता होगा तो समवन एल्स माइट हैव दैट एनर्जी. सो हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स? आपके ज़्यादातर फ्रेंड्स इसी इंडस्ट्री से है या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आई थिंक नहीं, आई हैव मिक्स्ड फ्रेंड्स, बट माई बेस्ट फ्रेंड्स शक्ति एंड विंती, दे आर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री. बट इट डिपेंड्स कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं. आई मीन आई एम वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि मेरे जो दोनों फ्रेंड्स हैं, इफ़ आई एम फीलिंग लेज़ी और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ ना, वो मुझे पुश करना या फोर्स करना, इवन मुझसे झगड़ा भी कर लेंगे. मेरे जो दोनों फ्रेंड्स हैं, इवन जब हम मिलते हैं तो हमारा ऐसा रहता है कि हम वीक में या जब भी हम तीनों फ्री है हम नाइट स्टे करेंगे साथ में. एंड देन उस टाइम पे वी प्लान, स्पेशली विंती, शी इज़ लाइक, शक्ति तो है ही, शी इज़ वेरी डिसिप्लिन एंड वो मतलब अपने काम को लेके शी इज़ वेरी लाइक प्रिसाइज कि मुझे इतने टाइम में ये करना है, ऐसे ऐसे करना है. एंड देन विंती का एक अलग ही क्वालिटी है, शी इज़ ऑल लाइक बिजनेस एंड एवरीथिंग. तो हम तीनों मिलके ये बिजनेस आइडियाज़ और ये सब चीज़ें मतलब हम प्लान करते हैं कि अच्छा अब नेक्स्ट मंथ हमें क्या करना है. और अभी जैसे आई गॉट थायराइड, मतलब मुझे तो आई वॉज गेनिंग वेट, तो मेरे दोनों फ्रेंड्स लग गए मेरे जी जान से. मतलब मुझे इतना नहीं हो रहा है लेकिन मेरे फ्रेंड्स पीछे पड़े कि नहीं तुझे ये करना है, ये मेडिसिन लेनी है, ये करनी है. तो उनके साथ आई थिंक बहुत आपके ऐसे फ्रेंड्स भी होने चाहिए. और मतलब हम तीनों को अगर हमने कुछ अचीव किया या मेरा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है तो मुझसे ज़्यादा वो लोग खुश हो जाते हैं कि ओ यू गॉट दिस, ये यार. और या उनको कुछ मिलता है तो मुझे इतनी खुशी होती है. तो आई फील कि सही दोस्त होने भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो तो है. इनफैक्ट अगर डांस फील्ड से है ना तो कई बार वो हेल्प भी हो जाता है आपको कि वो कुछ चीज़ों में आप कंफ्यूज्ड हो तो आप उनसे पूछ सकते हो. राइट. बट येस ऑफ कोर्स, मतलब मैंने उस अलग तरह के फ्रेंड्स भी देखे हैं, इसीलिए मेरे काफ़ी लिमिटेड फ्रेंड्स हैं यहाँ पे. बट मेरे दोनों दोस्त तो बहुत अमेजिंग हैं. तो मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि ऐसे फ्रेंड्स मिलना भी बहुत एक लक की बात है. ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे द राइट फ्रेंड्स फिर वो कहीं पे भी मिल सकते हैं. यस. नाइस. एंड यू जस्ट मेंशन कि आपके अभी 2 स्टूडियोज़ हैं रांची में. तो यू नो आप रांची, अभी तो सब जानते हैं रांची को, शायद जब आप DID आए थे तभी कम लोग जानते होंगे. But since you came to DID and then you did so much work in Bombay, how has people's perception towards dance changed? लोग अभी ओपन ज़्यादा हो गए हैं डांस को लेके कि अभी भी स्ट्रगल है वहाँ पे? आपको लगता है कि you have been able to contribute कि थोड़ा मेरे सक्सेस के वजह से अभी डांस के लेके एटीट्यूड चेंज हो गया है वहाँ पे? हाँ, मुझे लगता है ये काफ़ी कुछ चेंज हुआ है. मतलब आई रिमेंबर मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि तभी उनको लाइक मतलब ऐसे स्लीवलेस आउटफिट भी अलाउड नहीं थे. बट अब जैसे मेरे रिलेटिव्स हैं या मेरे फ्रेंड्स के फैमिली है, मतलब सब जैसे जब मैं जाती हूँ ना तो वो मुझे बोलते हैं अरे ये देखो ये हमारा भाई है, ये भी डांस करता है, या ये देखो ये मेरी कज़न है वो भी डांस करती है. तो पहले ये सब कॉन्वर्सेशन नहीं होते थे. इनफैक्ट मुझे याद है कि एक हमारी दूर की रिलेटिव थी, जब मैं डांस करना मैंने शुरू किया था वहाँ पे, आई यूज्ड टू लाइक गो फॉर कंपटीशन एंड ऑल. तो
किसी तो रिलेटिव ने ये कहा था कि नहीं नहीं वो डांस करती है ना, आई डोंट नो, मतलब हमारे बहुत दूर के हैं, हमें नहीं पता। पर अब जब मैं देखती हूँ कि हर कोई डांस कर रहा है, इवन स्टूडियो में हमारी फीमेल्स या मैरिड या आंटीज़ ये सब आते हैं, तो अब समझ में आता है कि कितना कुछ चेंज हो गया है। बट एक चीज़ ये भी लगती है कि लोग ट्रेनिंग से ज़्यादा सेम वही सोशल मीडिया और हमें बस फेमस होना है। इनफैक्ट जब मैं जाती हूँ तो कई बार ऐसे लोग आते हैं कि इसको फेमस करना है, इसको फेमस होना है, तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि यार ये थॉट लेके आप मत आओ कि हमारे बच्चे को बस फेमस करना है। उनको उन पे ध्यान दो कि वो मेहनत करके आगे कैसे बढ़े, ना कि बस फेमस होना है। राइट और वो फेमस तो हो ही जाएंगे, बट अगर टैलेंट है तो लॉन्ग टर्म फेम होगा, उसमें से करियर बिल्ड होगा। करेक्ट। तो मतलब अभी तो इतने सारे रियलिटी शोज भी है, मतलब ऑफ कोर्स DID वाज वन ऑफ द फर्स्ट डांस रियलिटी शोज, बट अभी तो इतने सारे हैं। आपको लगता है बहुत कुछ चेंज हो चुका है जिस तरह से रियलिटी शोज भी अभी रन होते हैं? आई थिंक अब काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल और थोड़ा स्क्रिप्टेड हो चुका है। पहले इट वाज वेरी रॉ एंड रियल, मतलब हमारे टाइम तो हमें पता भी नहीं होता था कि क्या बोल रहा है। मुझे याद है कि कुछ जब हमारे वोटिंग स्टार्ट हुई थी, देन एवरीवन वाज फम्बलिंग कि क्या बोलना है। देन हमें बताया गया कि प्लीज़ वोटिंग लाइंस के लिए ऐसे बात करते हैं। तो एवरीथिंग वाज रियल। कुछ बातें हो रही है या कुछ अगर हमें बैड कॉम्प्लीमेंट्स मिले या मतलब कुछ भी कमेंट्स मिले हैं तो वो बहुत रियल होता था। ऐसे नहीं कि आपको ये बात करनी है या ये कुछ भी नहीं पता होता था। बट अब जब मैं देखती हूँ, आई फील एवरीथिंग इज़ वेरी कमर्शियल और वेरी स्क्रिप्टेड कि ऐसे इवन जो कंटेस्टेंट भी अब ऑडिशंस में आते हैं, दे आर वेरी लाइक ट्रेंड और उनको पता होता है कि दे आर फेमस इन सोशल मीडिया, तो नंबर्स फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो ऐसे लोगों को लाइक पब्लिसिटी के लिए ज़्यादा काम आएगा अगर नंबर्स वाले कंटेस्टेंट आते हैं। तो आई फील कि अब बहुत कमर्शियल हो चुका है, पहले इतना नहीं था। मतलब हमें तो पता ही नहीं था कि क्या करना है, जाके क्या शो है, बस हम चले गए थे डांस करने मिल रहा है, डांस करने बस। यस। और वो ऑडियंस के लिए भी अभी मतलब आई विल से लाइक मैं बहुत रिलीजियसली DID देखती थी, बहुत ज़्यादा ही रिलीजियसली। बट फिर अभी जो लेटेस्ट शोज़ है वो थोड़े 1-2 एक्ट्स देख लिए यूट्यूब पे जो पसंद है तुम्हें और बस हो गया। लाइक फिर वो मतलब एक्ट रहता है 3 मिनट का एंड देन द होल कमेंट्स आर फॉर लाइक अनदर 25 मिनट्स। तो जिनको सच में डांस देखना है वो भी थोड़ा इंटरेस्ट लूज कर देते हैं कि हाँ फिर तो तुम बस एक्ट देख लो यूट्यूब पे जाके, वही उसी में तुम्हें मज़ा आ जाता है। हाँ वही। इनफैक्ट मुझे लगता है कि डांस भी पहले लाइक वी वर ट्राइंग एवरीथिंग, मतलब कोई अगर वैसे एक्ट्स हैं, रिंग वाले एक्ट्स या हार्नेस वाले एक्ट्स, तो हम लोग सब नया ट्राई कर रहे थे। अब मुझे लगता है ना कि सब लगता है कि अरे ये भी तो देख चुके हैं, ये भी तो देख चुके हैं, लाइक नया कुछ नहीं है। तब हमारे लिए भी सब कुछ नया था, ऑडियंस के लिए भी नया था। अब इतना सेम इतना हो चुका है कि हम उसी चीज़ को कितना देखें। एंड जो बोलते हैं ना कि डांस, सिर्फ डांस तो ख़त्म ही हो। अगर आपको कोई एक्ट चाहिए कि आप मतलब अच्छा परफॉर्म करना है, तो उसमें आपको कुछ 10 तो वाओ एलिमेंट्स चाहिए। कहीं से कोई कूद गया, जंप कर लिया या कुछ कर लिया, गिर गया, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो मैं इतना रिलेट नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज आई लव डांसिंग। मुझे सिर्फ डांस देखना है। ऑफकोर्स कुछ नया अगर आप लेके आते हो तो मैं देख सकती हूँ, बट अदरवाइज सेम चीज़ें मैं नहीं देख सकती। आई थिंक वो ऑडियंस के साथ भी वही हो रहा है। वो तो होता ही है, और मतलब ऑडियंस को भी फिर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये डांस एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि ये वही जब नॉट DID बट आफ्टर दैट जब ये जिमनास्टिक्स वगैरह ज़्यादा आने लग गया डांस में, भी मेरे फैमिली में भी सबको पता है कि मैं डांस करती हूँ। फिर वो मुझसे पूछते थे, अरे तुझे ये फ्लिप आता है, तुझे ये आता है, ये स्टंट आता है, एंड आई एम लाइक नहीं, पर वो जो उसका डांस वाला सेक्शन था वो मैं कर सकती हूँ। तो वो लोगों का भी परसेप्शन चेंज हो जाता है कि उनको लगता है कि अरे ये भी डांस है, बट कुड बी एन एलिमेंट ऑफ डांस, बट वो पूरा ही डांस पूरा नहीं कर सकती। ये सेम चीज़ें मुझे भी मतलब बहुत डिसअपॉइंट करती हैं कि आप थोड़ा कुछ कर लो, लेकिन आप एक पूरा एक्ट मतलब वही चीज़ें। और डांस मुझे लगता है कुछ लोग तो हैं जो करते हैं। इनफैक्ट अभी कुछ मैं तो अब फॉलो नहीं करती, बट इंस्टाग्राम पे ही कभी आप देख लेते हो कि इंडियन कुछ
क्लासिकल डांसर्स भी आ गए ना, आई फील सो हैप्पी कि Yeah. चलो कोई इंडियन फॉर्म आया है, अब उसको देख लेती हूँ मैं, क्योंकि बीच में तो मतलब बिल्कुल ही लेते ही नहीं थे। राइट. अब जाके कुछ कुछ जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो उनको ऐसे लेना स्टार्ट किया है, तो आई फील ये चीज़ें और थोड़ा देखना चाहिए उनको। Yeah. And what do you think about like जो kids reality shows होते हैं, मतलब of course इतना सारा टैलेंट है हमारे कंट्री में एंड द किड्स आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड. मतलब Yeah. मैं जब देखती हूँ मैं सोचती हूँ कि यार ये उम्र में तो मुझे ठुमका के अलावा कुछ नहीं आता था, वही था Yes. मेरा डांस. सो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट, बट देन इतना सारा ड्रामा भी होता है उनको लेके. हाँ, तो डू यू सी दैट? आपको देखते ऑफ हो? कोर्स दिखता है मुझे भी, Yeah. एंड कई बार मुझे मतलब ऑफ कोर्स आई फील गुड कि बच्चे इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, बट कहीं कहीं पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है उनके लिए भी. मतलब अब बचपन से वो ही आ रहा है. लाइक कभी कभी मैं हंसती भी हूँ क्यों कुछ कुछ पता है क्लिप्स ऐसे आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड हम लाइक कि ये तो बच्चे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? तो वही है ना कि सबके कुछ प्रॉन्स है कुछ कॉन्स है. Yeah. मतलब वही है कि आप क्या कर सकते हो. आप मतलब इनफैक्ट एक बार मैंने एक वीडियो देखी थी एंड आई शेयर्ड ऑल्सो कि बच्चों को मतलब ये सब गाने पे नहीं करना. लाइक इट वाज वेरी अडल्ट टाइप सॉन्ग, Yeah. और एक बच्ची परफॉर्म कर रही थी उस पर. ऑफकोर्स डांस आप सिखाओ, आप करो भी, लेकिन पेरेंट्स को ये सब चीज़ों की भी ध्यान देनी चाहिए कि हर एज के हिसाब से उनको वैसे गाने पे परफॉर्म कराइए, क्योंकि छोटे बच्चे उनको क्या समझ में आ रहा है कि क्या है, फिर उनको वैसे ही लाइक वो देखते हैं टीवी में कि एक्टर या एक्ट्रेस ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो वो भी वैसे ही ट्राई करते हैं, विच नॉट लुक गुड. तो वो इनोसेंस जो होना चाहिए वो दिखता ही नहीं है. यस, वो मैंने एक बार शेयर भी किया था, लेकिन देन उस पर बहुत सारे कमेंट भी आए कि हम भी ये चीज़ नोटिस करते हैं बट हम कुछ कर नहीं सकते. हम लाइक ऑफ कोर्स जिनको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते. और अगर उनके पेरेंट्स ही उन्हें वो वहाँ भेज रहे तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते. वी कैन जस्ट इग्नोर या अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. वी आर वेरी क्लोज टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू, बट एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी, आप रांची से हो पर आप इतने टाइम से अभी बॉम्बे में रह रहे हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज फेल्ड कि क्योंकि मैंने आपको इतने टाइम से फॉलो किया है दैट यू हैव नॉट लॉस्ट योर टच ऑफ रांची. तो अगेन आप एक्टिवली वो मेक श्योर करते हो कि हाउ डू यू लाइक यू नो व्हाट डू यू फील कि लाइक आपका हार्ट अभी भी रांची में ही है कि नाउ यू आर लाइक अ बॉम्बे गर्ल? कैसे लगता है आपको? मतलब ऐसे कभी सोचा नहीं. आई थिंक इट्स नेचुरल, इट इज़ मी. मतलब ऐसा ही है मेरे साथ कि कहते हैं ना कि इट्स ऑल अबाउट योर अपब्रिंगिंग, लाइक किस माहौल से आप पले बड़े हो. ऐसे हैं जो कि कुछ लोग जो रांची से आए हैं एंड देन दे एक्ट वेरी डिफरेंट. मतलब ऐसा लगता है कि मतलब उस तरह से वो बात करते हैं, बट मुझे लगता है कि यार वो वहाँ से वो मतलब मेरी पहचान है. वहाँ से मैं पली बड़ी हूँ, बहुत मुझे हेल्प हुआ है वहाँ से आके यहाँ पे. वहाँ भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है मैंने. ऑफ कोर्स मुंबई तो लाइक बहुत कुछ सिखाया है, मुंबई ने बहुत कुछ दिया है, बट एट द एंड मेरी पहचान वहीं से है, तो उस चीज़ को मैं छोड़ नहीं सकती. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी जाती हूँ इतना मज़ा आता है, ऐसे लगता है घर आ गई हूँ. एंड देन मुंबई वहाँ रहती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुंबई को मिस करती हूँ कि नहीं जाना है, काम करना है. तो आई थिंक दोनों जगह मुझे बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आता है. इनफैक्ट लोग बोलते हैं कि दिल्ली का खाना, पर मुझे मुंबई का खाना बहुत पसंद है. पता नहीं क्यों मुंबई मुझे बहुत पसंद है. और कोई स्पेसिफिक खाना जो यहाँ का आपको पसंद है? आई थिंक ऑल मराठी कुजीन. मतलब आई लव मराठी कुजीन. मतलब लोग माय प्लेस देन. या मुझे लोग बोलते हैं कि वड़ा पाव ओवर हाइप्ड है, एंड आई वेंट टू दिल्ली अभी रिसेंटली एंड हम लाइक इतना तो मसाला भर देते हैं. मुंबई आओ एंड सबका थॉट, क्योंकि ना मुंबई की बहुत सारी ऑथेंटिक डिशेस लोगों ने ट्राई नहीं की है, एंड उसके बाद वो अपना परसेप्शन बना देते हैं खाने को लेके. बट ऐसा नहीं है, आप पहले ट्राई करो फिर. इवन मैं तो वेजिटेरियन हूँ, फिर भी मुझे इतना पसंद है यहाँ का खाना. और महाराष्ट्रन क्यूजीन में तो वेजिटेरियंस में इतने सारे ऑप्शंस. यस ऑफ कोर्स. बहुत ज़्यादा. एंड लाइक हर सब्जी का बनाने का तरीका अलग इन एवरी रीजन ऑफ महाराष्ट्र. मतलब वो तो खैर पूरे कंट्री में ही वैसा है, बट इवन इन महाराष्ट्र वेर एवर यू गो सब जगह पे अलग
तरीके का यस यस मिलता ऑफ है। कोर्स। मतलब मेरे एक मेकअप आर्टिस्ट हैं जो मतलब काफ़ी सालों से, आई थिंक मोर देन 12 इयर्स से मेरे साथ हैं। तो उन्होंने तो काफ़ी, अब तो मुझे मराठी, मतलब मैं आई एम नॉट अ फ्लुएंट स्पीकर बट मैं बात कर लेती हूँ, समझ लेती हूँ हर चीज़। तो वहाँ से उनका खाने का जो मतलब अलग अलग जो डिशेस उन्होंने खिलाए हैं, तो मैं लाइक ये तो बहुत अलग है यार, लोगों को ये नहीं। चीज़ें समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि Yeah, यहाँ का yeah. खाना अच्छा नहीं है। तो वैसे ही है कि मुंबई एक अलग तरीके से मज़ेदार है। और मेरा घर ऑफ कोर्स मम्मी वहाँ पे है, मेरी फैमिली वहाँ पे है, तो Yeah. वहाँ का भी एक अलग मज़ा है। जब वहाँ जाती हूँ तो वहाँ का लाइक एक ईजी लाइफ लगती है, एक मतलब ऐसा लगता है लेट बैक हो जाती हूँ, और यहाँ आती हूँ तो फिर वापस भागना शुरू हो जाती है। तो बस यही है, दोनों का अपना अपना मज़ा है। ओके, नाइस। बट या फाइनली आप, इतने सारे लोग हैं जो आपको देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, हु वांट टू लर्न फ्रॉम यू, अब उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, हु वांट्स टू मेक अ करियर इन डांस, अ लॉन्ग टर्म करियर? Yeah, I would say like focus on your training, learning and मतलब अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लाइक आर्ट के ऊपर ध्यान दो। अगर आप ये सोच के डांसर बनना चाहते हो कि हम लाइक मुझे फेमस होना है या फिर लाइक सोशल मीडिया स्टार बनना है या जो भी, तो इस आई वुड से इस थॉट को पीछे रखो। पहले अपने आर्ट और टैलेंट और काम पे फोकस करो। एंड अगर इन चीज़ों में आप माहिर हो गए तो फिर तो आपकी जर्नी बहुत लंबी, आप बहुत आगे तक जाओगे। तो मैंने यही किया है एंड मैं सबको यही सजेस्ट भी करती हूँ कि इन चीज़ों पे Yeah. फोकस करो। Yeah. सो या दैट्स इट। Yeah, well, you heard it from the best. So thank you so much, Alisha. This has been such a pleasure. बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank और you. यही है कि लोग आपका डांस तो देखते ही है, बट अभी आई होप उनको आपके बारे में भी थोड़ा और पता चले, आपको एज अ पर्सन वो ज़्यादा और जाने। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much.